बॉश प्रोसेस स्टार्ट करना था। क्या बेटा? सर बॉश प्रोसेस स्टार्ट करना था। बॉश प्रोसेस हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बॉश प्रोसेस शायद मैंने उसके रिएक्शन बता दिया था, उसको इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। बॉश प्रोसेस की मैंने रिएक्शन बता दी थी कि कार्बन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, सॉलिड कार्बन को अराउंड 1270 केल्विन इतने टेम्परेचर पर, तब आपको सिन गैस मिलेगी, सिंथेटिक गैस मिलेगी, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने बॉश प्रोसेस का नाम दिया था। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहां मिलता है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा दो अराउंड 673 केल्विन पर किसी कैटलिस्ट की हेल्प से, कैटलिस्ट लाइक क्रोमेट हो, किसी का आयरन क्रोमेट या कोई और क्रोमेट अगर आप यूज करोगे, तो क्रोमेट की हेल्प से ये जो है हमको प्रोडक्ट में जो देगा, ये हमको देगा CO2 और साथ में H2। ये हमको दो चीजें प्रोवाइड करेगा, CO2 और H2। तो अगर हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, जो हाइड्रोजन गैस हमको मिल रही थी, अगर वो हाइड्रोजन गैस बहुत कम क्वांटिटी में या जितना हमारा एक्सपेक्टेड था उससे कम क्वांटिटी में अगर मिलती है, तो फिर हम लोग उस कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास सिंथेटिक गैस बनी थी इन द लास्ट क्लास, जिसमें हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस बनाई थी, वाटर गैस या सिंथेटिक गैस जिसको कहते हैं। तो अगर सिंथेटिक गैस में हाइड्रोजन की क्वांटिटी उतनी नहीं मिल पाती जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो हम लोग इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ा देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं अराउंड 673 केल्विन टेम्परेचर पर, जिसमें कैटलिस्ट भी हमारे पास होता है। तो इसमें यहां पर और ज्यादा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देती है। इस गैस इसमें जो हाइड्रोजन गैस हमको मिली है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां ये तब यूज किया जाएगा जब हमारे पास सिंथेटिक गैस में एक्सपेक्टेड से कम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी, तो हम लोग मोर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए इस रिएक्शन को हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देते हैं इस टेम्परेचर पर। कैटलिस्ट के लिए भी मैं इधर पे लिख दे रहा हूं कि कैटलिस्ट यूज कर सकते हो आयरन क्रोमेट। तो आयरन क्रोमेट आप यहां पर एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो। अब मैं कुछ और तरीके बताता हूं, जैसे कि लेंस प्रोसेस से भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं, लेंस प्रोसेस से। और लेंस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, लेंस प्रोसेस में आयरन को हम लोग वाटर से रिएक्ट करा के जो है Fe3O4 आयरन 2/3 ऑक्साइड ये कहलाता है, और हाइड्रोजन गैस हम लोग इससे बना लेते हैं आयरन 2/3 ऑक्साइड, साथ में H2 गैस यहां पर हमको मिल जाती है। तो लेंस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और मेथड्स हो सकते हैं हाइड्रोजन को बनाने के लिए, जैसे आप किसी एल्कलीज को किसी बेस के साथ, किसी एल्कली को किसी मेटल के साथ आप रिएक्ट करा दो, तो भी आपके पास हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। तो मैं कुछ और रिएक्शन लिख दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। सर एल्कली क्या? मैं लिख दे रहा हूं, रिएक्शन ही लिख दे रहा हूं कि एल्कलीज को अगर किसी मेटल लाइक जिंक, टिन, एल्यूमिनियम के साथ अगर आप इसको बॉईल कराओगे तो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो मैं इस रिएक्शन को भी मेंशन कर दे रहा, ध्यान से समझो। किसी एल्कली बेसिकली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में जाने पर, एक सेकेंड, किसी एल्कली को रिएक्ट कराओ आप किसी मेटल से लाइक जिंक, टिन या एल्यूमिनियम, तो ये जो है ये हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके देते हैं। एक सब्सटेंस यहां पर बनेगा और साथ में H2 गैस मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर मैंने जिंक के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बैलेंस रिएक्शन में लिख रहा हूं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराने पर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट जिसको कहते हैं, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट या सोडियम स्टेनाइट भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे टिन SN ले लोगे तो ये सोडियम स्टेनाइट भी बन सकता था। तो सोडियम जिंकेट बना साथ में, और सोडियम जिंकेट के अलावा एक और प्रोडक्ट हमको मिलता है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ये भी तरीका है, एल्कलीस यानी ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, वाटर के अंदर जो जाने पर अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं अपने आयंस में, तो उनको हम लोग एल्कलीस कहते हैं। और अगर एल्कलीस की रिएक्शन मेटल्स लाइक जिंक, टिन, एल्यूमिनियम इनसे रिएक्ट कराया जाए तो ये डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करके दे देते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन हो गई। इसके अलावा आप वाटर के ऊपर मेटल के हाइड्राइड का रिएक्शन करा के भी आप H2 गैस बना सकते हो। वाटर के ऊपर, वाटर पे अगर आप मेटल का हाइड्राइड ले लो, वाटर पे अगर आप मेटल का हाइड्राइड ले लो तब भी प्रोडक्शन में हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको एक हाइड्रोक्साइड मिलता है, एक हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हमको H2 गैस मिलती है। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लिखूं तो वाटर की आप रिएक्शन करा दो मेटल हाइड्राइड लाइक सोडियम हाइड्राइड से, तो हमको NaOH साथ में H2 गैस मिल सकती है। या आप इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हो, H2O को अगर आप कैल्शियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर 2H2 आप बैलेंस रिएक्शन ऐसे दे सकते हो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग कुछ और तरीकों से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जो हमारे पास मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, जो एक्टिव मेटल होते हैं सोडियम, कैल्शियम, अगर आप इनमें भी वाटर के साथ अगर आप इनको रिएक्ट करा दो, आपको पता है सोडियम वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है वाटर से, और सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। लेस रिएक्टिव मेटल से भी आप रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बना सकते हो। सोडियम को अगर आप रिएक्ट कराओगे वाटर से तो ये हमको NaOH यानी मेटल को जब आपने वाटर से रिएक्ट कराया, तो मैं एक जनरल बात लिख दे रहा हूं कि मेटल को रिएक्ट कराने पर, मेटल को रिएक्ट कराते हैं अगर हम लोग वाटर से, मेटल प्लस वाटर, तो ये भी हमको एक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर ये ऑक्साइड, इट डिपेंड्स कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। अगर मेटल की रिएक्टिविटी लो है यानी मॉडरेट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तब वो ऑक्साइड बनाते हैं। और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा हाई होती है तो फिर वो सीधे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो देखो आगे, मेटल, मेटल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा मेटल लाइक सोडियम अगर है और ये हाईली रिएक्टिव है, अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर आप लेस रिएक्टिव सब्सटेंस ले लो, लेस रिएक्टिव मेटल ले लो लाइक जिंक या फिर मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, तो ये लेस रिएक्टिव भी वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे और ये हमको प्रोवाइड करेंगे ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, ये हमको ये प्रोवाइड करेंगे। आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। भले ही हाइड्रोजन से जो थोड़े से ऊपर होते हैं वो उनके लिए आपको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट वो उसको डिस्प्लेस कर ले जाते हैं हाइड्रोजन को। तो वाटर से आप मेटल के थ्रू रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस को बना सकते हो। इवन आप मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, मेटल को आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करके आप हाइड्रोजन गैस, यहां पर एक सॉल्ट बनता है और साथ में H2 गैस बनती है। तो मेटल के साथ अगर कोई एसिड है लाइक जिंक के साथ आपने सल्फ्यूरिक एसिड या आपने HCl वगैरह कुछ यूज कर लिया, तो ये जो है ये प्रोडक्ट में हमको ZnSO4 साथ में H2 दे देगा। बट यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि जो भी मेटल आप यूज कर रहे होगे वो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए, जो हाइड्रोजन नीचे है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता कॉपर, तो कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4, रिएक्शन नहीं कर पाता, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता।
तो ये चीज आपको छोटी सी याद रखना पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी मेटल की मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उसमें मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए देन हाइड्रोजन, अदरवाइज वो रिएक्शन में हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करा पाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर है हमारे पास बनाने के हाइड्रोजन गैस। तो आई होप मैंने काफी सारे आपको बता दिए कि लैब के अंदर कैसे बनाते, इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे बनाते, सिंथेटिक गैस से हम लोग कैसे बना रहे हैं जिसमें सिंथेटिक गैस का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, और अगर उसमें भी ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो फिर हम लोग एक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग बॉश प्रोसेस यूज कर रहे हैं। बॉश प्रोसेस में ही हमको सिंथेटिक गैस मिली थी। और लेंस प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, लेंस प्रोसेस में भी हम लोग वाटर को स्टीम वाटर को हम लोग आयरन के साथ रिएक्ट करा के आयरन 2/3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये काफी सारे तरीके हो गए इसके हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के अगर मैं कुछ अदर प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसकी बात करूं कि इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी कुछ बात करूं, तो क्या क्या इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नए स्लाइड से मैं बताता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है रिगार्डिंग हाइड्रोजन यानी H2। बेटा वॉश प्रोसेस मैंने कल की क्लास में बताया था, वॉश प्रोसेस में ये स्लाइड नंबर 1 है, जिसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो बेटा जल्दी लो। ये स्लाइड नंबर 2, ये स्लाइड नंबर 3। तो वॉश प्रोसेस में रफली ऐसे लिख दे रहा कि वॉश प्रोसेस में मैंने बताया था कि कार्बन सॉलिड को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओ, और मैंने इसमें टेम्परेचर कहा था अराउंड 1250 केल्विन के आसपास, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 इस गैसेस का मिक्सचर बनता है जिसको हम लोग सिंथेटिक गैस बोलते हैं। तो ये वॉश प्रोसेस है, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस के नाम से जाना जाता है इसको। और एक जनरल फॉर्म में मैंने कहा था कि एल्केन को भी अगर आप रिएक्ट कराओ वाटर से अराउंड 1300 केल्विन के आसपास इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तब भी हमारे पास यही वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाटर गैस के फॉर्मेशन के लिए मतलब वाटर गैस ये जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनाई जा सकती है। अगर आप एल्केन को, ये कार्बन के प्लेस पर आप एल्केन भी ले सकते हो, तो एल्केन अगर आप लोगे तो जितना ज्यादा आप एल्केन की क्वांटिटी रखोगे, एल्केन का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि मीथेन और इथेन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो कौन ज्यादा हमको प्रोवाइड करेगा सिंथेटिक गैस या हाइड्रोजन? तो याद रखना कि जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उस पे ज्यादा हाइड्रोजन गैस, उस पे ज्यादा सिंथेटिक गैस फॉर्म होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कुछ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बातें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, यानी कि ये रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना लेते हैं किसी दूसरे के साथ, और क्या क्या इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, होती बहुत सारी है बट हमको सारी याद नहीं रखना, बस केवल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखना है। तो हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस भी है, ये टेस्टलेस भी है, ऑर्डरलेस टेस्टलेस भी होता है, ठीक है, इट इज टेस्टलेस, और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है बट स्पैरिंगली सॉल्युबल है इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और ये हमारे पास इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल यानी कि बिना धुएं के साथ जलता है, इनफ्लेमेबल, और लेस रिएक्टिव नेचर का है, लेस रिएक्टिव नेचर का, लेस रिएक्टिव नेचर की गैस है, ठीक है, लेस रिएक्टिव गैस। तो पहली पॉइंट में मैंने काफी सारे बातें लिख दी। इसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये काफी लो होते हैं, MPBP। अब डायरेक्टली वैल्यू याद नहीं रखना है हमको कि MPBP, बस इतना याद रखना है काफी लो, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है। और
इनको हम लोग इनके क्योंकि एमपी और बीपी काफी लो होते हैं, इस वजह से हम लोग कभी कभी कहीं पर अगर हमें लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये इट इज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड, एक क्रायोजेनिक फ्लूइड है। क्रायोजेनिक फ्लूइड का मतलब ये इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लो टेम्परेचर। अगर कहीं पर हमें लो टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर बनाना है तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज, साहिल डोंट राइट ऑन दिस बोर्ड, it is it is used as क्रायोजेनिक। ये एक मैंने एक वर्ड लिखा है क्रायोजेनिक फ्लूइड। क्रायोजेनिक फ्लूइड मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा है कि क्रायोजेनिक फ्लूइड मतलब किसकी तरह ये यूज होता है। तो याद रख लेना कि टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक दो और फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कनेक्टेड होते हैं इनके बीच में एच बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। एच बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, अराउंड 104 किलो कैलोरी पर मोल, इसके आसपास इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो अराउंड 74.5 पिकोमीटर होती है, बट हमें वो याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये याद रखना कि H2 क्योंकि लेस रिएक्टिव नेचर का है, लेस रिएक्टिव नेचर का है तो यानी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये जब रिएक्ट हमें अगर इसको किसी से कराना होता है तो ये हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट करता है। हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज ये जो है ये लेस रिएक्टिव नेचर का सब्सटेंस है। तो ये मैंने दो तीन जो पॉइंट लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, मैंने कुछ बातें बोली है। अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी को डायरेक्टली याद रखो। इसके एमपीबीपी के भी वैल्यू होते हैं -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनके एमपीबीपी पाए जाते हैं, लगभग -250 डिग्री सेल्सियस। तो काफी टेम्परेचर कम हो गया, मतलब आपको पता ही है कि -273 डिग्री सेल्सियस को अपन मान के चलते हैं कि इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन के एमपीबीपी काफी लो होते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके काफी लो होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी। अब मैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात करूं, फिर मैं इसकी बताऊंगा आपको क्या क्या इसके यूजेस हैं। और आज आफ्टर द क्लास मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा रिगार्डिंग हाइड्रोजन, जिसको आपको सॉल्व करके मुझे कल तक आंसर भेजना है। कल सुबह 9 बजे तक आपको आंसर भेजना है। ठीक है, मैं बस 7 या 8 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, लगभग 10 मिनट का काम होगा, इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं दूंगा, केवल 10 मिनट का ही काम रहेगा वो। चलो देखो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेना। सर बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी एनर्जी की वैल्यू बोल दीजिए। बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू बेटा 104 किलो कैलोरी पर मोल, 104 किलो कैलोरी पर मोल, इसका लगभग 100 के आसपास आप याद रखो, किलो कैलोरी पर मोल। आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में अराउंड इसका वैल्यू आएगा 430 के आसपास। तो 430 किलो जूल पर मोल भी कह सकते हो, बट मैंने किलो कैलोरी पर मोल दिया है 100 के आसपास। आप सीधे सीधे याद रखो, आप एग्जैक्ट 104 से अच्छा है आप 100 के आसपास याद रखो। चलो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग बात, केमिकल प्रॉपर्टीज तो याद रखना कि ये बर्न होने के लिए काफी हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले मैं इसका बताऊंगा कि न्यूट्रल है। सबसे पहले तो H2 गैस जो है, H2 गैस जो है इट इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर आप लिटमस पेपर इसके पास लाओगे, लिटमस पेपर से आप ये गैस पास करा दोगे, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल नेचर का है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ जो है ये हाईली कंबसिबल है, हाईली कंबसिबल है ऑक्सीजन के साथ, और पेल ब्लू कलर का फ्लेम के साथ ये जलती है, और वाटर ये फॉर्म कर लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के। तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप O2 से रिएक्ट कराओगे, O2 से, तो ऑक्सीजन से अगर कोई रिएक्शन की जा रही है तो याद रखना कंबसन वर्ड यूज किया जाएगा। तो कंबसन यहां पर हो रहा होगा, और साथ में ये वाटर प्रोवाइड करता है लिक्विड फॉर्म में,
याद रखना ये लिक्विड फॉर्म है, तो H2 गैस जो है ये O2 से रिएक्ट करके हमको वाटर फॉर्म करके देता है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन से कराने की कोशिश करो, H2 की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन से कराने की कोशिश करो, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं 3H2 + 2N2, ये हमको अमोनिया फॉर्म करके देता है। अमोनिया हैवर्स प्रोसेस से जो अमोनिया हम लोग बनाएंगे वो यही रिएक्शन रहेगी जिसमें N2 और H2 को जो है हम लोग ने यहाँ पर 2:3 में लिया हुआ है, हालांकि 1:3 में N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पर ये 2N2 की जगह बस N2 लिखना था, इसलिए मैंने रेशियो गलत कर दिया। 3H2 + N2 gives 2NH3। तो ये रिएक्शन रही, इसमें टेम्परेचर का वैल्यू अराउंड 670 केल्विन। मैं हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूं। तो क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको सभी के टेम्परेचर याद नहीं रखना होते, तो याद रखना कि अगर कहीं पर क्वेश्चन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन भी दिख जाए तो वही आपको आंसर टिक करना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि 1290, कहीं पर 673, कहीं पर 1270। तो इसलिए मैं उसको अप्रोक्सीमेशन में लिख देता हूं कि वो वैल्यूज आपको याद रहे। यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं इस रिएक्शन के लिए। हाइड्रोजन जो है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बना लेता है। H2 को अगर मैं रिएक्ट कराऊं सल्फर से तो ये अराउंड 700 केल्विन टेम्परेचर पर ये हमको H2S गैस फॉर्म करके देता है। अगर मैं इसमें बात करूं कार्बन से इसकी रिएक्शन कराऊं तो कार्बन से जो है ये जो रिएक्ट करके मीथेन, इथेन इस तरह के प्रोडक्ट बना लेता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन से ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तो 2H2 प्लस कार्बन इट गिव्स CH4 किस टेम्परेचर पर? अराउंड 1350 केल्विन। इस टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट बना देता है। इवन कार्बन से ये इथाइन भी बनाता है। इथाइन के लिए हमको काफी ज्यादा टेम्परेचर अराउंड 3300 लगभग 3500 केल्विन के आसपास ये इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू ये रिएक्शन होती है जिसमें ये इथाइन का प्रोडक्शन करता है, बट वो हमको याद नहीं रखना है। ये हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपने हाइड्राइड बना लेते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो हाइड्रोजन से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और आयोडीन जो है आयोडीन के लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है बिकॉज लेस रिएक्टिव होता है। तो जो भी हेलोजन है, मैं नेक्स्ट रिएक्शन आप लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं मैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से रिएक्ट करके एक HX नाम का प्रोडक्ट है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड ये हमको बना के दे देता है। और याद रखना कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी लेस होगी वैसे वैसे सिचुएशंस चेंज होंगी। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जब H2 को रिएक्ट कराया जाता है फ्लोरीन से तो ये रिएक्शन बहुत इजीली बन जाती है, अराउंड डार्क में ही ये रिएक्शन हो जाती है, कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट क्लोरीन के जब टाइम पे रिएक्शन कराना होती है तो ये इसके लिए हमको सनलाइट की नीड पड़ जाती है, एटलीस्ट सनलाइट उस पर पड़े तभी ये रिएक्शन होगी। तो H2 जो है वो Cl2 से रिएक्ट करके, ये तो इवन डार्क में भी ये रिएक्शन हो जाएगी, बट अगर आप इससे रिएक्ट कराओगे तो आपको सनलाइट की नीड पड़ेगी। इसकी कभी कभी इसके प्लेस पे HNu भी लिखा होता है और ये हमें HCl बना के देगा। बट अगर ब्रोमीन की बात करें तो इसके लिए हमको टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो जाता है Br2 बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। तो अराउंड 670 केल्विन के आसपास इतने टेम्परेचर पर जो है ये HBr बना करके हमको देता है। अगर हम लोग बात करें H2 जो है वो I2 से रिएक्ट करके अराउंड 670 केल्विन टेम्परेचर तो लगता है, बट साथ साथ में कैटलिस्ट की भी नीड पड़ती है बिकॉज आयोडीन जो है काफी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो ये जो है HI बनाने के लिए प्लेटिनियम कैटलिस्ट भी लेता है और साथ साथ में इतना टेम्परेचर तो लेता ही लेता है। इसके अलावा ये मेटल से भी रिएक्ट कर लेता है और ये सर मेटल HI तो दोबारा I2 के फॉर्म में आ सकता है ना? HI दोबारा I2 के फॉर्म में आ सकता है, बट टेम्परेचर यहाँ काफी हाई रहता है और इस रिएक्शन ये रिएक्शन बैकवर्ड
हो सकती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ये रिएक्शन बार बार वापस आ सकती है, बट यहाँ पर हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, हम बस इतना पढ़ रहे हैं कि रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। जो आपको मैंने ऑर्गेनिक में सिखाया था कि अगर HI बनेगा तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो चीजें यहाँ पर हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वापस आएगा तो इसके लिए आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, बट यहाँ ओनली हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन दूसरों से रिएक्ट करके किस किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है। पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं चलती है इनऑर्गेनिक में। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ चलो, तो H2H तो ये 2HX होगा। क्या बेटा? सर ये जो फिफ्थ रिएक्शन है H2 plus X2। H2 plus X2 gives 2HX, ये हाँ यस सर। हाँ हाँ यही होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैं कुछ ओरली कुछ बातें बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट कर देता है वेजिटेबल ऑयल्स को निकल कैटलिस्ट के हेल्प से अराउंड 450 केल्विन के आसपास, नॉट एग्जैक्टली वैल्यू, अराउंड 450 केल्विन के आसपास ये वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट कर देता है वनस्पति घी में। जो हमारे पास जो घी वनस्पति घी आते हैं, दो टाइप के जो घी आते हैं, एक जो हम लोग डेली यूज करते हैं और कुछ एक और जो मार्केट सर आप म्यूट हो। Sir, you are not audible. हाँ, तो बेटा मैं क्या बता रहा था कि वेजिटेबल ऑयल्स को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट अराउंड 450 केल्विन पर, तो ये वनस्पति घी में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे एल्केन को अगर रिएक्ट कराया जाए हाइड्रोजन के साथ तो ये कन्वर्ट कर देता है हेलो एल्केन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और बाकी सारी कुछ आपने रिएक्शन देखी होंगी। सॉरी, एल्केन को मैंने हेलो एल्केन गलत बोल दिया। अगर आप एल्कीन्स को रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन से, एल्कीन को, ये वाली रिएक्शन तो मैं लिख ही दे रहा, एल्कीन को रिएक्ट कराओ, एल्कीन को अगर आप रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन से तो ये निकेल, प्लेटिनियम और पैलेडियम जो सस्ता पड़ेगा वही हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो चाहे निकेल कर लो, चाहे प्लेटिनियम कर लो, चाहे पैलेडियम कर लो, अराउंड 470 केल्विन, हालांकि वो एग्जैक्टली वैल्यू होता है 473, अराउंड इस टेम्परेचर पर जो है ये कन्वर्ट करके देता है हमको एल्कीन को एल्केन में, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इथीन बन जाता है, इथेन, और इवन एल्कीन, अगर आपने एल्कीन के प्लेस पर अगर आपने एल्काइन ले लिया, अगर आपने एल्काइन ले लिया तो याद रखना कि ये एल्काइन से बनेगा एल्कीन, यानी कि ये जस्ट एक H2 चिपक जाता है। अगर मैं एक जनरल बात ऐसे लिख दूं, ये रफली लिख रहा हूं, ध्यान रखना कि अगर CnH2n-2 होगा तो H2 जो है ये निकेल या प्लेटिनियम या कुछ भी अगर आप ऐसा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट में जो है ये बना के देगा CnH2n, यानी ये जस्ट एक मेंबर आगे बढ़ा देगा H2 का, H2 ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ओलिफिन जो कहा जाता है कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ओलिफिन बॉन्ड कहा जाता है, तो ये हमारे पास ओलिफिन सब्सटेंस से भी रिएक्ट कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड के हेल्प से। H2 के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए होता है, तो ओलिफिन टाइप के कंपाउंड, यानी जहां पर ओलिफिन इनको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड C, तो दिस इज ओलिफिन बॉन्ड, ये ओलिफिन कंपाउंड है, तो इससे भी H2 रिएक्ट कर लेता है, बट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की नीड पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, कोई ना कोई कैटलिस्ट की नीड पड़ती है, उसके बाद ये अपने आप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर।
और अगर एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। बट ये सारी रिएक्शन क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन रिएक्शन पर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। आप बस इतनी ही रिएक्शन को याद रखेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं कुछ इसके यूजेस। चलो सुनते, अगर इसके यूजेस की बात की जाए H2 के, तो पहला जो इसका यूज है, सबसे पहले तो हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी बनाने के लिए। वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते, हम लोग पहले इसको वनस्पति घी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये ईटेबल हो जाता है। तो ये H2 की हेल्प से होता है ये काम, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये जो है हाइड्रोजन जो है, इसको हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं फ्यूल की तरह। तो यूज एज फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट्स के अंदर यूज एज फ्यूल इन रॉकेट्स। तो रॉकेट्स में हम लोग यूज करते हैं, याद रखना, बट वहां पे मिक्सचर होता है, H2 लिक्विड होती है और साथ में O2 लिक्विड होती है, खाली H2 नहीं होता है। नहीं तो आप कभी रॉकेट बनाओ सीधे H2 भर के, सोचो कि वो फ्यूल की तरह यूज हो जाए। ये जो है जो एयरशिप बनाए जाते हैं, ठीक है, तो एयरशिप में जो बलून्स के अंदर मिक्सचर भरा जाता है, उसमें भी कुछ क्वांटिटी में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। हालांकि उसमें की बलून्स में मैक्सिमम क्वांटिटी में हीलियम होता है, बट लगभग 10 से 15% जो है हाइड्रोजन भी वहां पर यूज होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अराउंड यूज्ड, इट इज यूज्ड इन एयरशिप ऑफ बलून्स, एयरशिप ऑफ बलून्स, ये बात आप कह सकते हो, एयरशिप ऑफ बलून्स, ठीक है। तो बलून्स में ये यूज होता है। इसमें हीलियम लगभग होता है हमारे पास 80 to 85%, वाइल उसमें हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी मिलाते हैं, H2 की भी हम लोग क्वांटिटी मिलाते हैं, वो अराउंड होता है 10 to 15%। तो ये इतना परसेंटेज में मिला करके हम लोग एयरशिप बलून्स में भी इसको यूज करते हैं। और इसका हम लोग कुछ और इसके यूजेस बताए तो इसका जो है ये वाइडली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्राइड्स में। हाइड्राइड्स को बनाने में ये हाइड्रोजन, जो भी हमें हाइड्राइड्स चाहिए, तो मेटल के हाइड्राइड बनाने में भी हाइड्रोजन H2 का डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मेटल हाइड्राइड्स बनाने में वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड बनाने में। इसके अलावा कोई और ऐसा यूज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फ्यूल्स में जो हमारे पास कुछ ऐसे मोटर वगैरह जो है जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी वर्क को किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल की तरह। फ्यूल सेल के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं डाई हाइड्रोजन को कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाए। तो एक ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि एज फ्यूल इन फ्यूल सेल, एज फ्यूल इन, या फ्यूल नहीं, एज यूज्ड एज, एक सेकेंड शुरू से लिखता हूं सेंटेंस, यूज्ड एज इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप इस पॉइंट का और स्क्रीनशॉट ले लें ये पूरे पेज का। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हो गए रिगार्डिंग हाइड्रोजन। इसके अलावा इसके आप एक यूज ये भी लिख सकते हो कि एल्डिहाइड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, अमोनिया बनाने में जो इंडस्ट्री लेवल पे ये यूज किए जाते हैं, खास करके अमोनिया अल्कोहल, तो
हाइड्रोकार्बन बनाने में, काफी जगह काफी कंपाउंड्स बनाने में भी इनका यूज होता है। तो ये कुछ आपको यूजेस याद रखना है। तो इन टुमारोज क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारे टाइप के हाइड्राइड्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। और जब फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हाइड्राइड्स को समझ लेंगे, तो फिर जब हम लोग एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग हाइड्राइड के स्पेशली कंपाउंड, उनके ऑर्डर, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कल की क्लास जो रहेगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्राइड कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके नोट्स बना करके सभी लोग मुझे भेज देना क्लास के बाद, और खुशी आप अटेंडेंस जरूर भेज देना सभी बच्चों की।